सभी विद्यार्थियों का डीआर ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। पहला पाठ हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का यानी दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके बारे में प्रथम भाग हमने पढ़ा, और प्रथम भाग पढ़ने के पश्चात आज हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग में लगभग 10 प्रश्न जो मुख्य मुख्य बन रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर भी पढ़े। इस पाठ में भी यानी जो दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, इस दूसरे भाग में भी जो भी आपके मुख्य प्रश्न होंगे, यानी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से यदि आपके लिए मुख्य प्रश्न होंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। आप अंडरलाइन कीजिएगा या अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आप अपनी कॉपी ले लीजिए और कॉपी में लिखते जाइए। जो भी बात मैं लिख पाता हूं वो आप लिख लीजिए। और अंत में जो प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों के यानी हम ये कह सकते हैं कि वो प्रश्न आपके 2022 की एग्जाम के लिए बहुत ही मुख्य है। 2022 के आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, यानी जब भी एग्जाम होगी तो उनमें प्रश्नों में से आपके प्रश्न बनेंगे। मुख्य मुख्य प्रश्न है वो आपके लिए छांटे गए हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी भेजें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक भी करें ताकि हौसला बढ़ता रहे। देखिए, हमने राजनीति विज्ञान, इसके अलावा और भी जैसे हिंदी, इंग्लिश, यानी ये विषय भी हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहिए। मैं आपको पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है आपको करवाऊंगा, राजनीति विज्ञान का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। मेरे साथ बने रहें और प्रश्नों के उत्तर देते जाए। जब 5 पार्ट हो जाएंगे तो आपका एक टेस्ट आयोजन होगा, और उस टेस्ट में कौन विद्यार्थी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है उसका नाम भी इस वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। पहले भी होता था, अपने जैसे 19-20 के विद्यार्थी थे या 20-21 के विद्यार्थी थे, जो विद्यार्थी सर्वोत्तम अंक प्राप्त करते थे उनका नाम वीडियो में बोला जाता था और विद्यार्थी वास्तव में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। तो आज आप भी, यानी जैसे ये आपकी 21-22 है, इस 21-22 के सेशन में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी आप निश्चित रूप से भाग लें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। और पढ़ाई करने के लिए, यानी जो विद्यार्थी 100 में से 100 अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आइए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। प्रथम भाग जो हमने पढ़ा था, प्रथम भाग में बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आए थे, और कमेंट में ये भी कहा गया था कि सर आप हमें जल्दी जल्दी पढ़ाएं ताकि सिलेबस हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि जब हम पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ेंगे, यानी छोटे छोटे भाग बना करके पढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा याद रहेगा। आपके अभी पूरा वर्ष पढ़ा है, तो इस पूरे वर्ष में आप अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ते पढ़ते हम पढ़ लेंगे। आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। आप यानी व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। आप निश्चित रूप से मेरे साथ ऐड हो जाएं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। आज उस दिन अपन पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे अपन ये पढ़ रहे थे कि मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, इससे संबंधित हम पढ़ रहे थे। तो इससे संबंधित क्या है देखते हैं। देखिए, यहां तक हमने पढ़ा था कि 1980 के दशक के मध्य कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन बने थे? मिखाइल गोर्बाचेव। जब पार्टी के महासचिव बने थे तो उन्होंने पश्चिम के देशों में, यानी जो पश्चिम के देश है, देशों से सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लेने के लिए सुधार करना जरूरी हो गया था। तो गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। देखिए, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि गोर्बाचेव ने महासचिव बनते ही सोवियत संघ के बारे में क्या फैसला लिया? क्या फैसला लिया था कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाना। दूसरी बात, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना।
तीसरी बात है कि वहां के शासन प्रक्रिया में सुधार करना। 3 बातों का उन्होंने फैसला किया था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे में के हिस्से में थे, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं, और गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पहले अफगानिस्तान में और में कई जगह सोवियत संघ है वो हस्तक्षेप करता था, लेकिन अब गोर्बाचेव ने इस तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं की। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। सोवियत संघ के बाहर तो परिवर्तन हो ही रहे थे, और अंदर ही अंदर लोग क्या है कि सोवियत संघ के जो शासक थे उन शासकों की नीतियों से उकता गए थे, और इससे क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। यानी जब अंदरूनी कोई तरह की फूट आ जाती है, अंदर किसी तरह की फूट होना शुरू हो जाती है, तो उस नीति का, उस शासन व्यवस्था का विनाश बहुत ही शीघ्र हो जाता है, और यही सोवियत संघ के साथ हुआ। देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई गई। देश में आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई और उन्होंने भरसक प्रयास भी किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे, और जब लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई जा रही थी तो उनके विशेषाधिकार जो थे वो छीने जा रहे थे, और उन विशेषाधिकारों के छिन जाने के डर से उन्होंने क्या किया कि उनका विरोध कर दिया। 1991 में तख्ता पलट हुआ। कब हुआ था? 1991 में तख्ता पलट हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी थे उन्होंने इसे बढ़ावा दिया। सबसे ज्यादा जो योगदान था तख्ता पलट में, वो एक तो नरमपंथ था और एक गर्मपंथ था। तो गर्मपंथी जो थे उन्होंने इनका स्वागत किया, और येल्त्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। और वो वहां के एक नायक के रूप में भी उभरे, यानी वहां के लीडर बन गए। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, रूसी गणराज्य में केंद्रीकृत नियंत्रण के मानने से इनकार कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात कही। रूसी गणराज्य ने, बोरिस येल्त्सिन ने जब आम चुनाव जीता था तो उन्होंने, सारी जनता ने क्या किया, यानी उस गणराज्य ने केंद्रीकृत जो नियंत्रण था उसको मानने से, यानी कहने का अर्थ है कि उन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता किसी एक शासक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तब हुआ क्या, सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे। यूरोपीकृत जो देश थे या यूरोपीकृत जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों में लोगों ने विकेंद्रीकरण की मांग की और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। मध्य एशिया के जो गणराज्य थे उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, और वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। वो कहते थे कि हम सोवियत संघ के साथ ही रहेंगे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो देखिए यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि किन गणराज्यों ने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा की। वो थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। कौन थे? ये 3 देश थे। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया। उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट्स यानी स्वतंत्र राज्यों के रूप में गठन किया। बाकी गणराज्यों जैसे खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था कि ऐसा कैसे हो गया। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। स्वतंत्र राज्यों का तो राष्ट्रकुल बना था, उसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस ये शामिल थे। उनमें से मध्य एशियाई जो गणराज्य थे वो बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। अब उन्हें, जो लोग बाहर थे ना, उन बाहर के लोगों को राष्ट्रकुल का संस्थापक बना दिया गया। जब संस्थापक बना दिया गया, संस्थापक सदस्य बना दिया गया, क्योंकि संस्थापक तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस 3 ही थे। लेकिन जब मध्य एशियाई जो राज्य थे या गणराज्य थे, उन गणराज्यों को भी उनका जब विरोध किया गया उनके द्वारा, मध्य एशियाई गणराज्यों के द्वारा, तो उनको भी उन्होंने राष्ट्रकुल का जो संस्थापक सदस्य है उनमें शामिल कर लिया और फिर उनकी समस्या हल हो गई।
रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब कौन से राज्य को उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? रूस को। किस देश को? रूस को किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। जितनी भी सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां की थी या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी काम किए थे वो सारे के सारे काम अब किसको करने थे? रूस को करना था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि जैसे परमाणु निशस्त्रीकरण, यूं कह सकते हैं कि परमाणु परीक्षण पर बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना, इस दिशा में भी उन्होंने कदम उठाए। और सोवियत संघ अब नहीं रहा, वो दफन हो चुका था। अब सोवियत संघ नहीं रहा था, अब रूस हो गया था। सोवियत संघ जो था, इतनी बड़ी महाशक्ति थी, उसका विघटन क्यों हुआ, इस पर विचार करते हैं। सबसे बड़ी थी, दूसरी महाशक्ति थी, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है। भाई इस प्रकार की राजनीति का पतन कैसे हो गया? तो इस पर क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह था कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोर होने के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदर से कमजोर हो गई थी और वो क्या है कि जनहित को पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन का एक कारण था। दूसरा था कि कई सालों से अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी। अर्थव्यवस्था जो थी अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजव्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा और खुलेआम सवाल करने शुरू कर दिए। दूसरी व्यवस्था यह थी कि अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी, अर्थव्यवस्था से कोई काम नहीं हो रहा था और उपभोक्ता लोग जो थे, यानी उपभोक्ताओं को समय पर चीजें नहीं मिल पा रही थी। यूं कह सकते हैं कि उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं, जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं, वो चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। तो सोवियत संघ का बहुत बड़ा हिस्सा है वो उससे शासन व्यवस्था को, उस राज व्यवस्था को शक की नजरों से देखने लगा कि ये राज अपने लिए किसी काम का नहीं है। ये राज व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हुई? भाई राज व्यवस्था तो इतनी बड़ी महाशक्ति थी, ये कमजोर कैसे हो? इसका कारण क्या था? देखिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया या इतनी राज व्यवस्था कमजोर कैसे हो गई? तो इसका कारण क्या था कि उन्होंने अपने संसाधनों का अधिकांश जो भाग था या अधिकांश पैसे तो परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। पहली बात तो यह थी कि उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था को कहां झोंक दिया था? परमाणु हथियार खरीदने में और सेना को सजाने में उन्होंने लगा दिया था, जिससे सामान्य जनता के हित भुला दिए गए थे। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए। उनके एक दूसरा कारण एक ये भी था कि पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे, पिछलग्गू देश का मतलब है कि वे जो देश थे तो वो देश स्वार्थ से उनके साथ जुड़े हुए थे, सोवियत संघ के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए थे। उन देशों पर भी उन्होंने ज्यादा खर्च किया ताकि क्या है कि उन पर नियंत्रण बना रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बन गया क्योंकि ज्यादातर उनकी तरफ देना पड़ रहा था। तो सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। एक बात और भी थी कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। पश्चिमी जो आम नागरिक था, आम नागरिक ने क्या देखना शुरू किया? आम नागरिक ने सोवियत संघ की जो तरक्की थी वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही थी, उन व्यवस्थाओं को देखना शुरू किया। और ये व्यवस्थाएं देखने से क्या हुआ कि लोगों की जानकारी बढ़ गई। लोगों ने देखा कि हमारी शासन व्यवस्था तो कुछ भी नहीं कर पा रही और वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भांप गए कि अपनी राज व्यवस्था के बीच में और पश्चिमी देशों की जो राज व्यवस्था है उनके बीच में कितना अंतर है। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। यानी उन लोगों को क्या रटाया जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था से ये व्यवस्था बेहतर है। लेकिन जब उन्होंने तुलना की तो देखा कि अपनी व्यवस्था है वो कमजोर है और वो व्यवस्था सुदृढ़ है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक शासन किया था? 70 वर्षों तक शासन किया। और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी क्योंकि यह पार्टी अब जनता के हितों को पूरा नहीं कर पा रही थी
और सामान्य गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था में अक्षमता और शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता केंद्रीकृत होना, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेष अधिकार देना, ये पार्टी की कमियां थी। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी क्या कमियां थी कि एक तो भ्रष्टाचार था, अपनी गलतियों को नहीं मानना और अपनी गलतियों को सुधार नहीं करना, शासन व्यवस्था में जो पारदर्शी शासन व्यवस्था नहीं लाना, इसके अलावा सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास करना और पार्टी के अधिकारियों को विशेष अधिकार देना, ये सब पतन के कारण थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मतलब सरकार का जो जनाधार था वो समाप्त हो गया और मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा किया था। दो समस्याएं क्या थी? दो समस्याएं ये थी कि एक तो विशेषाधिकार को खत्म कर दूंगा, पार्टी के अधिकारियों को जो विशेषाधिकार दिया था वो खत्म कर दूंगा और एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था लागू कर दूंगा। इन दोनों व्यवस्थाओं का वादा किया गया था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था के सुधारने में, पश्चिम की बराबरी पर लाने में, प्रशासनिक ढांचे में ढील देने में इनका वादा किया था। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी सोवियत संघ टूट गया, क्योंकि जब एक व्यवस्था विनाश की तरफ गति करना शुरू कर देती है तो फिर उसका विनाश होकर के ही रहता है, फिर वो उसे नहीं बचा पाए। सबसे सटीक उत्तर तो यह है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का जो ज्वार था उमड़ गया। गोर्बाचेव ने क्या किया? केंद्रीकृत व्यवस्था से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ा। जब विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ा और व्यवस्था में ढील दी गई तो लोगों को क्या लगा? लोगों को यह लगा कि अब तो और भी ढील हो सकती है और उन्होंने उनकी आज्ञाओं को मानना ही बंद कर दिया। शायद ही कोई लगा सकता है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था और सोवियत संघ में जनता के तबके की सोच ये थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। अब जो लोग थे वो लोग क्या सोच रहे थे? वो लोग ये सोच रहे थे गोर्बाचेव ज्यादा से ज्यादा तेज गति से काम करे। उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो गए थे और वो निराश हो गए थे और इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उनको हुआ नहीं था और उन्होंने बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो ऐसा वो नहीं चाहते थे। जनता के एक हिस्से यानी खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के फायदे में थे, विचार ठीक इसके विपरीत थे। यानी जो लोग थे, कुछ एक पार्टी के जो लोग थे, उन पार्टी के लोगों को तो अच्छा लग रहा था लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं। अब पार्टी के जो लोग थे, पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि हमारी सत्ता में रहना कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमारे विशेषाधिकार कम हो गए हैं। आम जनता जो है हमारा कहना नहीं मान रही है, आम जनता हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रही है। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो भी गोर्बाचेव के विपरीत हो गए और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस खिंचातान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा, दोनों तरफ से। यानी उधर तो आम जनता है संतुष्ट नहीं हो पा रही थी और इधर जो कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी पार्टी के जो लोग थे वो लोग भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि उनका समर्थन है वो दोनों तरफ से चला गया। दोनों तरफ से समर्थन जाने का अर्थ है कि वह व्यवस्था अब नहीं टिकेगी। जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो उनका विघटन हो गया। तो विघटन के ये कारण है। इन सब बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक घटना अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया। एक घटना ऐसी थी जिस घटना से बहुत सारे जो पर्यवेक्षक है वो चौंक जाते हैं। क्या चौंक जाते हैं? वो कहते हैं कि सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तात्कालिक कारण है ये राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता। ये दो चीजें थी जिससे इन इच्छाओं ने क्या है कि उन लोगों को क्रांति के प्रति भड़काया, यूं कह सकते हैं कि उस राज व्यवस्था के विपरीत कर दिया। और उसमें रूस, बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रवादी और संप्रभुता की इच्छा के सुधार में उभार में कौन से देश थे? ये थे रूस, बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण था। अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो यह है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं का के उभार। इस मसले पर अलग अलग राय मिलती है। लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी। सोवियत संघ के पूरे इतिहास में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता और
राष्ट्रीयता की भावना मौजूद थी। गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक पहुंचा दिया था कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। राष्ट्रवादियों का असंतोष इतना हो गया था कि फिर वो इतने भड़क गए थे कि फिर उन पर शासकों का कोई कंट्रोल नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहा। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों जैसे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र सबसे प्रबल नजर आया। इसमें क्या है कि इन देशों में ही सबसे ज्यादा असंतोष व्याप्त हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ के आम लोग जो मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे, इनका आपस में भी अलगाव था। वो कह रहे थे कि मध्य एशियाई गणराज्य के लोग और हम अलग अलग हैं, और इन गणराज्य के लोगों में ये भाव कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही। और वो ये चाह रहे थे कि जैसे जितने हम पिछड़े लोगों को रखा, तो पिछड़े लोगों को रखने से हमें ये कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो विघटन होने से क्या क्या परिवर्तन आए। सोवियत संघ का विघटन, जिसको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन और परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर है। दूसरी दुनिया पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ, तब एक दूसरी दुनिया विकसित हुई। और समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। अब जैसे पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों जो लड़ रहे थे या आपस में उनकी जो शक्तियां टकरा रही थी, अब वो विचार समाप्त हो गया था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि अब युद्ध ही नहीं रहा, तो शासकों ने हथियारों को जमा करना बंद कर दिया और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। तीसरा भाग थोड़ा रहा है, तो भाग 3 भी जरूर पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपके, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की व्यवस्था में क्या सुधार किए। एक तो विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने वादा किया था या सुधार किया था, और जो पहले पश्चिमी देशों के साथ जो सामान्य व्यवहार थे, उन व्यवहारों को उन्होंने बदल दिया था। और भी कुछ कारण है, वो आप पढ़ लीजिए। सोवियत संघ तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, और वो निभाई थी बोरिस येल्सिन ने। किसने निभाई थी? बोरिस येल्सिन ने। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन राज्यों ने की? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा वो था, एक तो रूस और एक था आपके यूक्रेन के अलावा बेलारूस। कौन से? बेलारूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? वो था रूस को। किसको? रूस को। सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण क्या था? सोवियत संघ के पतन के 2 प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला था, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जनहित को पूरा नहीं कर पाई। पहला था, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जनहित को पूरा नहीं कर पाई। दूसरा था, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। और तीसरी बात है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई थी, राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी। तीसरा है, जैसे छठा प्रश्न, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर कैसे हो गई? कैसे कमजोर हो गई? इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार खरीदने और समाज या साजो सामान के ऊपर खर्च किया। दूसरा एक कारण था, अपने पिछले कुछ देशों पर भी भारी खर्च किया गया। पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में जो सोवियत की जनता थी वो जानने लग गई थी। और चौथा एक कारण ये था कि पूंजीवाद हावी हो गया था। सातवां प्रश्न है कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की जनता से किन समस्याओं के सुधार का वादा किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना। एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, और दूसरा पार्टी के लोगों को मिले विशेष अधिकार को समाप्त करना, ये वादा किया था। और भी अपन पाठ में भी पढ़ चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ व्यवस्था में सुधार के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इसका विघटन क्यों हुआ, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? और वो कारण था राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। क्या कारण था? राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का
उभार। ये था। तो मैं समझता हूं कि ये पाठ यहां तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और जो ये प्रश्न है इनको आप करें, और निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। 9610208295 इन पर आप ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप है बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि प्रेरित होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।